पिछले 8-10 सालों का रिकॉर्ड में उठा के देखूं तो शायद 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर या कभी कभी पूछते ही नहीं है। सर हमने कास्टिंग पढ़ी, पीवाईक्यूज लगा लिए और अब हमको ये पूरा आइडिया हो चुका है कि कास्टिंग में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, थ्योरी कहां से पूछते हैं, न्यूमेरिकल किस किस चीज पे पूछते हैं। सारे के सारे सब्जेक्ट्स भी आपने पढ़ लिए हैं, नोट्स भी आपके बनते चले जा रहे हैं, पीवाईक्यूज भी साथ में होते चले जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी बहुत अच्छे तरीके से आप यूटिलाइज कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये पूरा काम हम कुछ डेडलाइंस भी तो लेनी ना। हेलो बच्चों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी आंख थोड़ी देर से खुली है या किसी भी रीजन से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट डिलेड हुई है। अब हमको बात ये करनी है, पीछे जो हो गया जाने दो, लेकिन जो बचा हुआ समय है हमारे पास उसको बेस्ट यूटिलाइज कैसे करें। आगे आने वाले जो 6-7 महीने हैं हमारे पास, उसमें ऐसा क्या करें कि हमको मैक्सिमम आउटपुट यहाँ से मिल सके। और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो का एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, हर उस बच्चे के लिए जो गेट के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस। सारी बातें करेंगे यहाँ पर हम लोग। वी विल डिस्कस कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं जो आप लोगों को पढ़ने चाहिए, नोट्स किस तरीके से बनाने हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, नोट्स किस तरीके से बनाएंगे, पीवाईक्यूज और टेस्ट सीरीज किस तरीके से मैनेज करेंगे, रिवीजन किस तरीके से करेंगे, कितनी बार करना चाहिए, सफिशिएंट कितना होगा, और ये सारी चीज़ें करने के लिए क्या टाइमलाइन हमको फॉलो करनी है। कोई डेडलाइंस भी तो रखेंगे ना, भैया इस समय तक नोट्स हमारे बन जाएं, इस समय तक रिवीजन्स टेस्ट पीवाईक्यूज खत्म हो जाएं। ये हर चीज की एक बारीक डिटेल मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहली चीज, समय आपके पास कम है। वैसे तो मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि गेट एक इतना वास्ट सिलेबस है, पूरे 4 साल की इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट्स हमको पढ़ने हैं, 1 साल की डेडिकेटेड प्रिपरेशन यहां पर चाहिए ही होती है। लेकिन अब बिकॉज आपके पास समय कम बचा है, तो एक काम कर लीजिए कि आप जितने भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं उन सारे सब्जेक्ट्स को आप थोड़ा सा प्रियोरिटाइज कर लीजिए। प्रियोरिटाइज करना बहुत जरूरी है। प्रियोरिटाइज करने से मेरा मतलब है कि आपके पास जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं मैकेनिकल का एग्जांपल ले रहा हूं, बाकी अदर ब्रांच के बच्चे इसी तरीके से खुद को रिलेट कर सकते हैं। अगर मैं मैकेनिकल की बात करूं तो मैकेनिकल में टेक्निकल लगभग 10-11 सब्जेक्ट्स हैं, एंड आउट ऑफ दोज 10-11 सब्जेक्ट्स कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जहां से बहुत ज्यादा हैवी क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। मतलब अगर पिछले 8-10 सालों का रिकॉर्ड में उठा के देखूं तो शायद 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर या कभी कभी पूछते ही नहीं है। उन सब्जेक्ट्स को मैं स्मॉल वेटेज वाले सब्जेक्ट्स, माइनर सब्जेक्ट्स बोल रहा हूं। ये जो मैंने सीक्वेंस तैयार किया है, नंबर 1 पे सबसे ज्यादा हैवी वेटेज वाला सब्जेक्ट रखा हुआ है। तो प्रोडक्शन में क्वेश्चंस पूछते हैं 10 नंबर 15 नंबर, कभी कभी 18-20 नंबर के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो प्रोडक्शन को हमको पढ़ना ही पढ़ना है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, थर्मो, थ्योरी ऑफ मशीन एंड वाइब्रेशन, टॉम, मैकेनिक्स, फिर फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, और सबसे आखिरी में जो सब्जेक्ट्स मैंने रखे हैं ये हमारे बहुत स्मॉल वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं। तो आप सब लोग अपनी अपनी ब्रांच में ये आइडेंटिफाई बहुत आसानी से कर सकते हैं। कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक बुक परचेज कर लेंगे ना, वहां से आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन कौन से हैवी वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं और कौन से बहुत स्मॉल वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं। तो बचे हुए समय में सबसे ज्यादा हमको जो टाइम इन्वेस्ट करना है वो हैवी वेटेज वाले सब्जेक्ट्स में टाइम इन्वेस्ट, प्रियोरिटाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि डिटेल में सारी चीजें पढ़नी है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, तो पूरा 1 साल से ज्यादा का वक्त आपको चाहिए होगा। इस बचे हुए 7 महीने में आप टॉप के कुछ सब्जेक्ट्स उठा लीजिए कि सर मेरे पास समय काफी कम बचा हुआ है, तो मैं प्रोडक्शन कर लूंगा, ये कर लूंगा, थर्मो कर लूंगा, टॉम एंड वाइब्रेशन करूंगा, सॉम करूंगा, मैकेनिक्स करूंगा, यहां तक पहुंच पाएंगे। इसमें अगर मेरा टाइम यहां तक खत्म हो गया तो जो चीजें बची हैं मेरा बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप आईसी इंजन को पढ़ने में या आरएसी को पढ़ने, यहां से शुरुआत कर दी आपने तो मेहनत बहुत ज्यादा लग गई और नंबर्स कितने कवर हुए, सिर्फ 4-5 नंबर कवर हुए। क्लियर है ये बात। पूरे टेक्निकल सब्जेक्ट्स में से लगभग 70 मार्क्स का टेक्निकल आपसे पूछते हैं, और 70 मार्क्स अगर आप देखेंगे तो शुरुआत के ये 4-5 सब्जेक्ट्स लगभग 45 से 50 नंबर ये 4-5 सब्जेक्ट से ही चीजें पूछ ली जाती हैं, है ना। तो मिनिमम एफर्ट में हम मैक्सिमम आउटपुट लेने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर। एक और चीज, गेट का जो एग्जाम है वो बहुत ज्यादा सिलेबस से स्टिक करके चलते हैं। हाँ, हर बार कभी ना कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं, थोड़ा सा कन्वेंशनल नहीं है। जैसे हर बार क्वेश्चंस आते हैं उससे हटके भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, लेकिन अगेन का परसेंटेज बहुत कम होता है। वो चीज तैयार करने के चक्कर में मत बैठिएगा। कोई एक एडिशनल टॉपिक आपसे पूछ लिया और आप उसको भी कवर करने बैठ गए, ये मत करिएगा।
अभी फिलहाल के लिए समय कम है, तो आपका जो भी डिफाइंड सिलेबस है उस सिलेबस से ही बिल्कुल स्टिक रहिए, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। हर बार हमको पता है कि वाइब्रेशन में नेचुरल वाइब्रेशन से इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप उसी चीज को पढ़िए, उसी तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करिए। क्लियर है? तो पहली चीज जो आपको याद रखनी है कि सब्जेक्ट्स को आप प्रायोरिटाइज कर लीजिए। सिलेबस जो गेट में मेंशन्ड है उस सिलेबस से बाहर कूदने की अब कोशिश बिल्कुल ना करिए। ऑल्दो हम अपनी क्लासेस में कई बार सिलेबस की चीजें तो करते ही हैं, लेकिन अगर कोई एडिशनल टॉपिक भी पूछ लिया तो वो भी कवर कर लेते हैं, लेकिन वो अगेन डिटेल की बातें हैं। वो ये मान के चल रहे हैं हम कि जब आप साल भर की प्रिपरेशन करते हैं तब पॉसिबल है, अभी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि सर मुझे लगभग ये 6 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं, 6 सब्जेक्ट से आपके 50 मार्क्स, 70 में से 50 मार्क्स आपके बड़े आराम से आ जाएंगे, है ना। मैं लिख देता हूं यहां पर कि भाई हमारे पास टेक्निकल 70 नंबर का टेक्निकल पूछा जाता है, और जो बचे हुए 30 नंबर हैं उसमें मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड पूछा जाता है। अभी फिलहाल के लिए मैं बात कर रहा हूं इस टेक्निकल पार्ट की, और आप सभी लोगों को भी अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले शुरुआत टेक्निकल सब्जेक्ट से ही करिएगा। मैथ्स एंड एप्टीट्यूड ये कब करने हैं मैं आपको बताऊंगा। इस 70 में से अगर आप ये 5-6 सब्जेक्ट्स तैयार कर लेंगे तो आप 40 प्लस मार्क्स तो यहां से ले लेंगे, 40 प्लस मार्क्स तो आपने यहां से ले लिए, 40, 45। क्लियर है? जैसे आप प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं मान लो, तो आप प्रोडक्शन पढ़ते जाएं, चैप्टर वाइज जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, कास्टिंग पढ़ ली तो कास्टिंग के तुरंत प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगा लीजिए। वेल्डिंग पढ़ लिया चैप्टर, वेल्डिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लीजिए। फॉर्मिंग पढ़ ली, फॉर्मिंग के पीवाईक्यूज लगा लो। कटिंग पढ़ ली, कटिंग के भी पीवाईक्यूज आप लगा लो। इससे फायदा क्या होगा कि पूरा सिलेबस, पूरा सब्जेक्ट पढ़ाएं, उसके बाद पीवाईक्यूज में उतरे, ये नहीं करना है। एक एक चैप्टर पढ़ो, पीवाईक्यूज लगाओ, धीरे धीरे से कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, और आपको एक ही चैप्टर में ये भी समझ में आ जाएगा कि आपकी अप्रोच सही है क्या। चैप्टर जो आप पढ़ रहे हैं क्या आपके पढ़ने के तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लग पा रहे हैं? अगर हाँ तो इसका मतलब आपकी अप्रोच सही है। क्लियर है? चैप्टर वाइज पढ़ते जाइए, पीवाईक्यूज लगा लीजिए, और चैप्टर आपने पढ़ा, हम लोग जब आपको पढ़ा रहे हैं तो पीडीएफ आपको दे ही देते हैं, तो आपने चैप्टर पढ़ा, पीवाईक्यूज लगा लिए, अंदाजा लग गया कि किस किस पोर्शन से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, किस किस पोर्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आप रिवीजन के तौर पे उसके नोट्स बना लीजिए अपने। अब नोट्स बना लो, सर हमने कास्टिंग पढ़ी, पीवाईक्यूज लगा लिए, और अब हमको ये पूरा आइडिया हो चुका है कि कास्टिंग में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, थ्योरी कहां से पूछते हैं, न्यूमेरिकल किस किस चीज पे पूछते हैं। अब आप बनाओ नोट्स, और नोट्स मेकिंग में काफी बच्चे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो नोट्स बनाओ, और ये मान के चलो कि आपको बहुत फास्ट नोट्स बनाने हैं, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि चैप्टर तो हम पढ़ चुके हैं, पीवाईक्यूज भी लगा चुके हैं। अब मैं उसके नोट्स बनाने बैठ, नोट्स बनाओ, नोट्स फास्ट बनाने हैं। सुंदर वंदर के चक्कर में अब नहीं पढ़ना है, सुंदर के चक्कर में अब नहीं पढ़ना है कि सर बढ़िया बढ़िया डायग्राम बना रहे हैं, स्केल से लाइनें खींच रहे हैं, ये मत करिएगा। की पॉइंट्स लिखते रहिए नोट्स में। फास्ट से मेरा मतलब है जो की पॉइंट्स हैं, जहां से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, जो स्ट्रैटेजिक पॉइंट है कि ये चीज याद रखना, नहीं तो गलती हो जाएगी आपसे, तो वो की पॉइंट्स लिखते चलिए। और आपके जो नोट्स बन के तैयार हों वो इतने क्रिस्प हों कि बाद में जब रिवाइज करें तो एज अ शॉर्ट नोट्स भी वो आपके काम कर जाएं, वहीं से आपको शॉर्ट नोट्स वाली चीज भी मिल जाएगी। क्लियर है? आपने जो नोट्स बनाए हैं वो बहुत क्रिस्प तरीके के नोट्स हैं, और बाद में इसी में बस हल्का सा हाइलाइटर से हाईलाइट कर लेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला है, यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बाद में वही चीज आपको शॉर्ट नोट्स की तरह भी यूज कर लेंगे आप। उसके लिए शॉर्ट नोट्स के लिए अलग कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? अच्छा, जब मैं आपसे बात करता हूं पीवाईक्यूज के लिए, तो पीवाईक्यूज के लिए हमारे पास रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल हैं, है ना। ये बुक हमारी जो फिजिक्स वाला की अवेलेबल है, इसमें बहुत अच्छे तरीके से, जैसे अगर मैं थ्योरी ऑफ मशीन एंड वाइब्रेशन की बात करूं तो चैप्टर वाइज सेग्रीगेशन कर रखा है, और उस चैप्टर वाइज में भी क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म के क्वेश्चंस एक साथ रखे हुए हैं। तो अगर कोई बच्चा सिंपल में क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म पढ़ रहा है तो उसने टॉपिक पढ़ा, और इस पीवाईक्यू की बुक से आपने क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म के जितने भी क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। कहीं दिक्कत आ रही है, तुरंत इसी में सोल्यूशन दिया हुआ है, देख लीजिए। सोल्यूशन को देख करके फीलिंग नहीं आ रही है तो उसके बगल में कोड, एक स्कैनर है ना, वो आपको दे रखा है, उसको स्कैन करिए, तुरंत आपके सामने वीडियो सोल्यूशन आ जाएगा, साक्षात हम प्रकट हो जाएंगे, और पूरा जिस तरीके से क्लास में बात करते हैं, अगर किसी क्वेश्चन में कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो वो एक्सप्लेन भी किया हुआ है आपके सामने। सबसे अच्छी चीज आपके पास अवेलेबल है।
फुल यूटिलाइजेशन कर लीजिए। क्लियर है? तो क्या क्या हो गया, सब्जेक्ट आप पढ़ रहे थे, एक एक चैप्टर पढ़िए, चैप्टर के पीवाईक्यूज लगाते चलिए, फिर आप नोट्स बनाएं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जब आप चैप्टर पढ़ रहे हैं आपको अंदाजा ही नहीं कि कितनी चीजें लिखते चले जाएं, पीवाईक्यूज के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि गेट वाले क्या पूछते हैं। नोट्स बना लीजिए, फास्ट बनाने हैं, सुंदरता पे नहीं आना है, की पॉइंट्स लिखने हैं सारे, कुछ भी छोड़ना नहीं है। और यही चीजें बाद में आपको, यही कॉपी आपकी एज अ शॉर्ट नोट्स भी काम कर जाएगी। क्लियर है? टॉर्म एंड वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं, आपने सिंपल मैकेनिज्म पढ़ा, उसके पीवाईक्यूज लगा लिए। वेलोसिटी एनालिसिस पढ़ी, उसके पीवाईक्यूज लगा लिए। गियर एंड गियर ट्रेन पढ़ा, उसके पीवाईक्यूज लगा लिए। तो साथ साथ में आपका पीवाईक्यूज भी सॉल्व होता जा रहा है। अच्छा, एक बार आपने पूरा प्रोडक्शन हर चैप्टर को पढ़ लिया, उसके पीवाईक्यूज लगा लिए, नोट्स बन चुके हैं। वंस योर इंटायर सब्जेक्ट इज कंप्लीट, तुरंत नए सब्जेक्ट में मूव ना करिए, तुरंत आप उसका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अब तक सारी टेस्ट सीरीज लाइव हो चुकी हैं, हमारी टेस्ट सीरीज भी लाइव है, आप वहां पर भी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे सकते हैं। फायदा क्या होगा कि अभी तक आप एक चैप्टर पढ़ रहे थे, क्वेश्चंस पुराने क्या पूछे गए हैं वो देख रहे थे, अब सारा पूरा रिवीजन करिए और पूरे सब्जेक्ट का टेस्ट दे दीजिए। यहां पर आपकी परफॉर्मेंस कैसी आपको अंदाजा लग जाएगा। रिवीजन भी होता जा रहा है, क्योंकि जब आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने बैठेंगे, एक बारी नजर तो मारेंगे ना कि हाँ कास्टिंग के फॉर्मूले रिवाइज कर लिए, वेल्डिंग देख लिया, कटिंग देख लिया, सब देखने के बाद सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हम देने बैठ रहे हैं। इसका टेस्ट दे लो, इसको छोड़ना नहीं है। मैंने इसीलिए यहां पर 2 स्टार मार्क लगा रखे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुमने ये थोड़ा सा ढीला छोड़ा कि नहीं सर हमने पढ़ लिया है, टेस्ट सीरीज बाद में देखेंगे, तो फिर गेट में तुम्हारा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे दो। सेम चीज आपने थ्योरी ऑफ मशीन एंड वाइब्रेशन के साथ करी कि चैप्टर्स खत्म किए, पीवाईक्यूज लगाए और फिर पूरा सब्जेक्ट वाइज इसका हमने टेस्ट दे दिया। यही चीज आप हर सब्जेक्ट के साथ करने वाले हैं। क्या हो रहा है इससे, फायदा ये हो रहा है आपका जैसे जैसे चैप्टर खत्म हो रहा है पीवाईक्यूज भी लगते जा रहे हैं, पूरा सब्जेक्ट खत्म हुआ, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज भी साथ में चल रही है। क्लियर है? अच्छा, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार प्रोडक्शन हमारा खत्म हो गया, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी हमने दे दिया, थ्योरी ऑफ मशीन खत्म हो गई, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी हमने दे दिया। गेट वाला में तो हमने टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे रखे हैं। मतलब थ्योरी ऑफ मशीन जब आप पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में जाने से पहले टॉपिक वाइज टेस्ट भी है, कि सिंपल मैकेनिज्म, वेलोसिटी और गियर, इनका मिलाकर के एक टेस्ट अवेलेबल है, वाइब्रेशन का एक अलग से टेस्ट अवेलेबल है। समझ रहे हैं? पीवाईक्यूज लगाने के बाद आप टॉपिक वाइज टेस्ट में चले जाएं। वंस इंटायर सब्जेक्ट इज कंप्लीट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे दें। और एक बार हमारी थ्योरी ऑफ मशीन एंड वाइब्रेशन पूरा खत्म हो गया, तो फिर आप जब प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इसको छोड़ना नहीं है कि सर ये सब्जेक्ट खत्म कर लिया, अब हम दूसरे सब्जेक्ट में चले गए हैं, इसको रिवीजन करना भूल गए, ये मत करना। रिवीजन इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। रिवाइज कर लीजिए। एक सब्जेक्ट खत्म हुआ, अब मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं, लेकिन टाइम पे मैं इसको रिवाइज भी करता रहता हूं। फिर दूसरा सब्जेक्ट खत्म हुआ, अब हम तीसरे पे जा रहे हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है कि पीछे 2 सब्जेक्ट जो पढ़ चुके हैं इनको भी टाइमली रिवीजन करते रहें। रिवीजन में बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है ना। ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट पढ़ने बैठे थे तो हमको 10 दिन लगे थे, और रिवीजन करने बैठ रहे हैं तो हमको फिर से 8 दिन लग रहे हैं रिवाइज कर रहे हैं। रिवीजन शुड बी वेरी फास्ट, क्योंकि हम एक बार ही डिटेल में क्वेश्चन तो लगा ही चुके हैं। अब तो बस एक नजर मारनी है कि हाँ फॉर्मूले हम भूल ना जाएं, कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग से उतर ना जाए। अगर लंबा गैप दे दिया, 1 महीने का गैप छोड़ दिया आपने, फिर आपको ही स्टार्ट करना पड़ेगा। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जिनको थ्योरी ऑफ मशीन बहुत अच्छे से आती है, मई मंथ में मैंने पढ़ाई है, और दिसंबर तक आते आते वो ये बोलते हैं कि सर सब भूल गए हैं, हम सोच रहे हैं ये सब्जेक्ट छोड़ दें एग्जाम में। तो जो चीज़ आपकी फेवरेट हुआ करती थी, 6 महीने नहीं पढ़ोगे बिल्कुल 0 पे आ जाओगे। सब्जेक्ट्स को, एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये खत्म कर लिया, अब दूसरा पढ़ रहे हैं, तो इसका रिवीजन कैसे होगा, उसके लिए एक काम कर लो। आपके पास, फिर हमारे पास गेट वाला में मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट के भी ऑप्शन अवेलेबल हैं। पूरी टेस्ट सीरीज में इस तरीके से हमने डिजाइन ही किया है कि आपको स्ट्रैटेजिकली मजबूरी में रिवीजन करना ही पड़ेगा। अब मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट क्या होता है, जिसमें एक साथ क्लब कर दिया, मान लो हमने कि थ्योरी ऑफ मशीन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये 3 सब्जेक्ट हमने एक साथ क्लब कर दिए हैं। इन 3 सब्जेक्ट से गेट का एक टेस्ट आपका होगा। तो आप जो भी एक बार चेक कर लेना कि मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट में थर्मो
फ्लूइड, हीट ट्रांसफर, ये 3 सब्जेक्ट एक साथ रखे हैं। तो जब आप इन 3 सब्जेक्ट्स का मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट देने वाले हो, सब्जेक्ट रिवाइज करो और मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट दे दो। प्रोडक्शन, टॉम एंड वाइब्रेशन, सॉम, इनको रिवाइज 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 करो और मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट दे दो। तो इस तरीके से आपका रिवीजन बहुत फ्रीक्वेंट होता रहेगा और पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज का सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन भी आप कर पाएंगे। क्लियर है बात? अब आपने पूरा का सारे के सारे सब्जेक्ट्स भी आपने पढ़ लिए हैं, नोट्स भी आपके बनते चले जा रहे हैं, पीवाईक्यूज भी साथ में होते चले जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी बहुत अच्छे तरीके से आप यूटिलाइज कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये पूरा काम हम कुछ डेडलाइंस भी तो लेनी है ना, कब तक तब सिलेबस खत्म कर लें, कब तक टेस्ट सीरीज खत्म कर लें, कब हमारे रिविजन्स खत्म हो जाएं। तो हम उल्टा चलते हैं कि सर हमको फरवरी में एग्जाम देना है गेट का और आज है जुलाई में खड़े होकर बात कर रहे हैं, फरवरी में हमारा गेट का एग्जाम है और जुलाई भी लगभग आधी तो निकल ही चुकी है। ये मान के चलिए कि पूरा दिसंबर और जनवरी तो आपका रिवीजन और सिर्फ टेस्ट में जाना है। थोड़ा और पहले आते हैं, अगर दिसंबर के बाद से आपको सिर्फ रिवीजन और फुल लेंथ टेस्ट ही देने हैं तो उससे पहले आपका सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि अक्टूबर एंड तक या फिर नवंबर एंड तक कहीं लिख के चिपका दो अपने कमरे में जहां पर आप पढ़ते हैं, अपनी अपनी है ना कैपेसिटी के हिसाब से। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं तो सर हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ जाता है तो हमको समय ज़्यादा चाहिए होगा, हम अक्टूबर तक तो नहीं खत्म कर पाएंगे लेकिन हम नवंबर तक सारे बड़े सब्जेक्ट्स खत्म कर लेंगे। वर्किंग प्रोफेशनल हैं सर, टाइम कम रहता है तो आप नवंबर की डेट ले लो, लेकिन अगर आप बैठ करके तैयारी कर रहे हो, फुल टाइम डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे हो, मैं तो बोलूँगा कि आप अक्टूबर एंड के आगे बढ़ना ही नहीं। अक्टूबर एंड में आप अपना पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर लो, जितना भी आपने सोचा है सर हमको 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं या 7 पढ़ने हैं, आपने जो भी चीजें दिमाग में सोची हैं वो चीजें आप एक डेडलाइन बना लो कि बस यहां तक तो हमको वो खत्म कर ही लेना है, कि आगे किसी भी कीमत पे इसको खींचना ही नहीं है। सिलेबस कंप्लीशन की डेडलाइन आप अपने अपने हिसाब से लिख सकते हैं, बट अक्टूबर या मैक्स टू मैक्स नवंबर, इसके आगे नहीं बढ़ना है। तो जुलाई से आप देख लो, जुलाई से लेकर के नवंबर तक या अक्टूबर तक आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। 6 सब्जेक्ट हैं, 7 सब्जेक्ट हैं, है ना। टाइम देख लीजिएगा अपने हिसाब से। प्रोडक्शन थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, विल टेक टाइम। थ्योरी ऑफ मशीन एंड वाइब्रेशन बड़ा सब्जेक्ट है, इट विल टेक टाइम। मैकेनिक्स छोटा सब्जेक्ट है, उसको फास्ट कवर करना है। सिलेबस से बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं भटकना है। किताबों के चक्कर में अब मत पड़िएगा। अब आप लोग पूरी तरीके से हमारे नोट्स की फॉलो करिए। क्यों? क्योंकि नोट्स में हम लोगों ने सिर्फ वही चीजें लिखवाई हैं जिनसे गेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किताबों में फिर आप भटक जाएंगे, वो सागर है। वंस नवंबर तक आपका, अक्टूबर तक या नवंबर तक आपका पूरा सिलेबस खत्म हो गया, टेक्निकल वाला पार्ट, तो नवंबर के बाद अब आपको करना क्या है? पूरा दिसंबर, जनवरी एंटिल योर गेट एग्जामिनेशन आपको सिर्फ सब्जेक्ट्स को रिवाइज करते रहना है और फुल लेंथ टेस्ट आपको देते रहने हैं। हाँ, नवंबर के बाद जो बाकी का बचा हुआ पोर्शन है मैथ्स एंड एप्टीट्यूड का, इसको भी आप देखना शुरू कर दें। अब मेरे पास मैथ्स और एप्टीट्यूड में डेली अपने टेक्निकल तो रिवाइज कर ही रहा हूं और मैथ्स एंड एप्टीट्यूड को डेडिकेटेड 2 घंटे 3 घंटे मैं इसको देता हूं। इनफ समय है, लगभग 2-2.5 घंटे का समय मिल जाएगा मैथ्स की प्रैक्टिस करने को, एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करने को। ये प्रैक्टिस लगातार 2-2.5 महीने करते रहिए। इसमें 30 में से 30 नंबर स्कोर किए जा सकते हैं, अच्छे बच्चे कर भी लेते हैं, ठीक है ना। और इसमें बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट गेट वाले करते भी नहीं है। क्वेश्चंस का पैटर्न वैटर्न सब रिपीट होता रहता है। मालूम है कि एक क्वेश्चन मैट्रिक्स से आना है तो आना है। क्लियर है बात? तो इसको 2-2.5 महीने तक आप टेक्निकल सब्जेक्ट खत्म होने के बाद इसको चलाते रहिएगा, ये सीखते रहिएगा और बाकी जो पढ़ रखा है उसका रिवीजन और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज कितनी देनी है? आप कोई 2-3 ब्रांड्स इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, गेट वाला और कोई 1-2 बड़े नाम जो आपको अच्छे लगते हैं, उनकी टेस्ट सीरीज आप ले लीजिए। इससे ज्यादा पे आप जाइएगा भी नहीं, है ना, क्योंकि हमारे ही टेस्ट इतने ज्यादा हैं कि अगर आप पूरे वही यूटिलाइज कर लें वो भी बहुत बड़ी बात है आपके लिए। इस पूरी तैयारी के दौरान इस चीज का ध्यान रहे, एक बार आपने ये डिसाइड कर लिया कि सर हमको अब बैठ करके बचे हुए 7 महीने में तैयारी करनी है, कहीं से मोटिवेट हो गए और तैयारी शुरू कर दी आपने, तो फिर
इस पूरे 7 महीने जो बातें हमने आपसे बोली बस वही फॉलो करना है। कोई इधर उधर की फालतू की नॉनसेंस वाली बात नहीं करनी है। क्यों? बच्चा सितंबर तक आते आते फिर ये सोचने लगेगा कि अरे यार मेरी तैयारी तो मैं लगभग 70 नंबर की हम सोच के चल रहे हैं, 70 नंबर में 80 नंबर में कौन सा आईआईटी मिलेगा हमको, क्या हमको जॉब मिल पाएगी, ये वाली जॉब में कितने नंबर चाहिए होते हैं, ये सब बात करने का समय नहीं है। हाँ सर, सितंबर आ गया, अब हमको डर लग रहा है क्या हमसे हो पाएगा, हमने प्रोडक्शन पढ़ा था, पीवाईक्यूज भी लगाए थे, लेकिन टेस्ट सीरीज में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, हमें डर लग रहा है क्या हमसे ये एग्जाम निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, हमारी कैपेसिटी है भी कि नहीं है। अब सोचना नहीं है। मैं आईआईटी बॉम्बे में मैन्युफैक्चरिंग लेना चाहता हूं सर, वहां का प्लेसमेंट कैसा होता है। अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस पूरा हुआ नहीं है और बातें कर रहे हो कि जब हमारा महल बनेगा तो उसमें किस कमरे में हम सोएंगे। कुछ नहीं सोचना, ये सब फालतू की बातें हैं। अभी सोचने का वक्त नहीं है। जब आप एग्जाम दे देंगे, आपके कुछ नंबर आ जाएंगे, तब हम फिर से इन सब चीजों पे बात करेंगे कि भैया इतने नंबर में कौन सी आईआईटी मिलेगी, कौन सी जॉब मिलेगी, किस आईआईटी का प्लेसमेंट कैसा होता है, किस ब्रांच में कैसा प्लेसमेंट होता है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ इस टाइमलाइन को फॉलो करना है कि हम जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमने सोच लिया है तैयारी करनी है, तो सिलेबस खत्म करो, मैथ्स स्टार्ट करो, रिवीजन करो, टेस्ट देते रहो और गेट के एग्जाम में मस्त कॉन्फिडेंस के साथ आप पहुंच जाओ। बाकी क्या होगा देखा जाए। क्लियर है? तो ये जो अप्रोच मैंने आपको बताई है, इस अप्रोच से आप सभी लोगों को बहुत फायदा होगा। अगर आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, ये तरीका इज गोइंग टू बेस्ट फॉर। क्लियर है? ऑल दी वेरी बेस्ट। एंड अगर आपकी और भी कोई प्रॉब्लम्स हैं जो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाई हैं, कमेंट्स में हमको लिख के बता दीजिएगा। आई विल कवर ऑल योर कंसर्न्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू बच्चों।